नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस भौतिक विज्ञान, जिसमें हम फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने अब तक 3 लेक्चर बना दिए हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो भौतिक विज्ञान काम आती है उसके लिए। ठीक है, चाहे आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडीए हो, ठीक है, इन सब में फिजिक्स काम में आती है। तो अब तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था गति के नियम। गति के नियम हमने थ्योरेटिकल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गति के नियम की समीकरण। अगर आप गति के नियम की समीकरण सीख जाते हैं तो आप न्यूमेरिकल करना सीख जाते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्यूमेरिकल करना सिखा दूं और आप आपके पेपर में आने वाले न्यूमेरिकल कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। अब ध्यान दीजिए, गति की समीकरणों के लिए मैं आपको 3 समीकरण दे रहा हूं जो आपको याद भी होंगी, लेकिन इनका उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली समीकरण याद रखिए, v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, दूसरी समीकरण याद रखिए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरी समीकरण याद रखिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर v क्या है, s क्या है, t क्या है, u क्या है। देखिए, अगर मैं लिखूं v तो याद रखना v अंतिम वेग होता है, आप इसको भूलेंगे नहीं, v अंतिम वेग होता है। अब जो मैं बोलता जाऊं उन सबको आप लिखते चलिए, आपके काम चीज। पहला, अगर मान लो आपने किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, अगर आपने किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंका है तो याद रखना अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर या अधिकतम ऊंचाई पर जब कोई पिंड पहुंच जाता है तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब किसी पिंड को आप ऊंचाई की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो जो आपका अंतिम वेग है वह 0 हो जाता है जब अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते आप एकदम से ब्रेक लगा देते हैं, तो ब्रेक लगाने के बाद जो अंतिम वेग होगा, जो v होगा, वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी आपकी गाड़ी रुकेगी। ठीक है, तो v अंतिम वेग होता है u को हम निरूपित करते हैं या व्यक्त करते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। अब इसकी कहानी सुनो। अगर कोई इंसान किसी पिंड को केवल छोड़ता है, अगर कोई इंसान किसी पिंड को केवल ऐसे यूं छोड़ दिया तो आपने कुछ वेग नहीं दिया, तो जब आप किसी पिंड को छोड़ते हैं तो उस वक्त u का मान क्या लेंगे अपन, 0, क्योंकि हमने कोई वेग दिया ही नहीं। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग जब किसी पिंड को छोड़ा जाता है तो क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। S बेटा यहाँ पर होगा विस्थापन। याद रखना, दूरी नहीं, S होता है विस्थापन। ठीक है, A होता है त्वरण, A होता है त्वरण, T होता है समय। T क्या होता है, समय। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले में आने वाली सारी वैल्यूज क्या क्या है, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, s विस्थापन, a त्वरण, t समय। ठीक है, अब ये समीकरण कब काम में आएंगी, ये समीकरण जब काम में आएंगी जब आपका कोई पिंड धरातल पर चलता है। ये समीकरण जब काम में आती है जब आपका कोई पिंड धरातल पर चलता है। अगर किसी पिंड को मैं धरातल की जगह इस वायु में इस तरह से ऐसे ऊपर उछाल देता हूं या ऊपर से छोड़ता हूं तो मेरे को इस फॉर्मूले में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, यदि कोई पिंड धरातल पर, जैसे कि मान लो कोई कार सड़क पर चलती है, तो कार धरातल पर चल रही है तो उस वक्त v बराबर u प्लस at या s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर बराबर 2as काम में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई पिंड हवा में गति करता है, ठीक है, ऊपर या नीचे गति करता है,
उस वक्त मैं इन फॉर्मूलों में कुछ परिवर्तन करता हूं, वो परिवर्तन आपको ध्यान से दें, ठीक है। तो पहले तो ये 3 समीकरण आपको लिखनी है और इनको याद रखना है, और इनका मतलब क्या है वो भी याद रखना है। अब इन समीकरणों में क्या परिवर्तन होगा उस पर ध्यान दो। अगर कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गति करता है, ऊर्ध्वाधर गति करता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पहला फॉर्मूला बनेगा v बराबर u प्लस माइनस जी टी। बेटा यहाँ पर g है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूमेरिकल में हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे देते हैं। दूसरा s बराबर ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gs या 2gh, दोनों ही काम में आ सकते हैं। लेकिन याद रखना यहाँ पर g का मान धनात्मक ऋणात्मक होने की वजह से प्लस माइनस काम में आ रहा है। g का मान धनात्मक ऋणात्मक होने की वजह से प्लस माइनस, और g का मान धनात्मक ऋणात्मक होने की वजह से प्लस माइनस। अब g गुरुत्वीय त्वरण का मान कब धनात्मक और कब ऋणात्मक लेना है वो तुम बिल्कुल नोट लिख करके लिख लीजिए, मतलब कि नोट बना के लिख लीजिए। तो नोट का पहला पॉइंट सुनिए, अगर कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गति करता है, अगर कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गति करता है, तो आपको g का मान कितना लेना है? ऋणात्मक लेना है। लिख लीजिए, अगर कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में गति करता है तो g का मान ऋणात्मक लेना है। दूसरा, यदि कोई पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करता है, यदि कोई पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करता है, तो g का मान धनात्मक लेना है। g का मान धनात्मक लेना है। याद करने के लिए ट्रिक दे देता हूं और उसको दिमाग में रखना। क्यों? कोई भी जो अपनी पृथ्वी होती है, किसी भी पिंड को नीचे की तरफ खींचती है, तो नीचे की तरफ खींचती है, तो जब नीचे की तरफ खींचती है तो हम कहते हैं धनात्मक। हाँ भाई, हमारा पिंड यहीं आ रहा है और धरती भी यहीं खींचती है, दोनों की दिशा समान हो गई तो धनात्मक। अब हमारी पृथ्वी खींचती है नीचे, पिंड जा रहा है ऊपर, पिंड जा रहा है ऊपर, धरती खींचती है नीचे, दोनों की दिशा विपरीत, तो क्या आ गया? ऋणात्मक। तो इस तरह से भी अपन दिमाग में रख सकते हैं कि g का मान कब धनात्मक और कब ऋणात्मक लेना है। न्यूमेरिकल में यह ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो न्यूमेरिकल का आंसर गलत आएगा अगर आपने पिंड की दिशा को ध्यान में नहीं रखा तो। ठीक है, यहाँ तक अपन ने मेन फॉर्मूला लिख दिया और ये अपन ने जी की बात कर ली। ठीक है, अब मैं आपको एक दो बात और बता देता हूँ, फिर अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स। आज मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि मैं आपको न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगी, न्यूमेरिकल कैसे करना। देखो एक पॉइंट और नोट में, 2 पॉइंट नोट में, तीसरा पॉइंट और लिख लो, इसी में नीचे लिख लो तीसरा पॉइंट। क्या पॉइंट लिखना है कि अगर कोई पिंड, लिखिए, अगर कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है धरातल से, ठीक है, तो इसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय, मान लो वह समय t1, अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगने वाला समय यदि t1 है, तो इस पिंड को अधिकतम ऊंचाई से और नीचे आने में लगने वाला समय भी t1 के बराबर ही होगा, t1 के बराबर ही होगा। उदाहरण से समझो, अगर मान लो मेरे पास कोई बॉल है, उस बॉल को मैंने ऊपर फेंका और मान लो वो 10 मीटर तक गई, तो 10 मीटर तक जाने में उसको लग गए मान लो 50 सेकंड, मान ली। तो जब वो 10 मीटर में 50 सेकंड लगे, तो अब जब वह नीचे आएगी तो उसको 50 सेकंड ही लगने वाले हैं। लेकिन कब की बात हो रही है?
जब कोई पिंड अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, ये उस समय का केस है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय और वहां से वापस आने में लगने वाला समय क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। कितने नोट हो गए, 3, ठीक है। और v और u की वैल्यू कब जीरो होगी, ये मैंने आपको बता दिया कि जब किसी पिंड को छोड़ोगे तो u का वैल्यू, u का मान जीरो होगा, और जब कोई पिंड अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसका अंतिम वेग कितना होगा, v जीरो होगा। ये 3 से 4 या 5 पॉइंट है, ये आपको लिख के दिमाग में रहे, ठीक है जी। अब अपन न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं, लेकिन मुझे आपको एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देना है, तो उसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख के ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फॉर्मूला है nवे सेकंड में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी, nवे सेकंड में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी। इस पे स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और दिमाग में ताल लगा लेना फॉर्मूले का। फॉर्मूला देखो, एस एन, nवे सेकंड के लिए तय की गई दूरी एस एन बराबर u प्लस माइनस जी बाई टू टी माइनस 1, एन नहीं तो टी लिख लो। अब क्यों मैंने टी क्यों लिखा है, देखो आप कई बुक्स में जो पढ़ोगे तो आपको मिलेगा एस एन बराबर यू प्लस माइनस जी बाई टू एन माइनस 1। भाई nवे सेकंड के लिए बात हो रही तो बच्चा कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर n क्या है, ठीक है। तो समय से आपको ज्यादा दिमाग में रहेगा, तो मैंने लिखा एस एन या एस टी बराबर यू प्लस माइनस जी बाई टू टी माइनस 1। ये किसकी बात हो रही है जब मैं प्लस माइनस जी बाई टू ले रहा हूँ, जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गति करता है, जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गति करता है। और अगर ऊर्ध्वाधर गति नहीं कर रहा, सिंपल गति कर रहा है, मतलब कि किसी धरातल पर चल रहा है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा u प्लस ए बाई टू टी माइनस 1। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको लिखने हैं। जहां पर g आ जाए समझ लो पिंड ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, ऊर्ध्वाधर ऐसे, ठीक है। किसी बॉल को फेंका ऊपर से, किसी बॉल को ऊपर से छोड़ा ऐसे, और एस टी कोई पिंड ऐसे गति कर रहा है, आपने बॉल ली और जमीन पर ऐसे फेंक दी। कोई गाड़ी चल रही है धरातल पर ऐसे चल रही है, तब तो त्वरण आएगा ये वाला और नहीं तो त्वरण आएगा ये वाला। इसका मान हमको पता होता है, जी का मान या तो 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले सकते हो, न्यूमेरिकल के हिसाब से देख लो, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिए। अब जो जो मेरे को आपको बातें बतानी थी वो सारी मैंने आपको बता दी। अब मेरे को आपको कराना है न्यूमेरिकल, ठीक है जी। अब अपन शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। फॉर्मूला लिख लीजिए, अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है उसको पहले आप सुनो। क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति ने, आप लिख लीजिए, किसी व्यक्ति ने किसी बॉल को या किसी व्यक्ति ने एक बॉल को या एक पिंड को 45 मीटर ऊंची बिल्डिंग से छोड़ा है। यहां से इसको छोड़ दिया, ठीक है। 45 मीटर ऊंची बिल्डिंग से छोड़ा है, तो इस पिंड या इस बॉल के द्वारा, इस पिंड या इस बॉल के द्वारा अंतिम सेकंड में इस बॉल या पिंड के द्वारा अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अंतिम सेकंड क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, इस 45 मीटर ऊंची कोई इमारत है, इस पर बैठा हुआ है और यहाँ से एक बॉल को छोड़ देता है, और वो आपसे पूछ रहा है कि अंतिम सेकंड में
बॉल ने कितनी दूरी तय करी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जैसे ही अंतिम सेकंड की बात करता है तो भाई इसका मतलब कि अभी 90वें सेकंड में जो अपने फॉर्मूला लिखा था उसकी बात हो रही है। तो मैं अभी आपकी नॉलेज के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, एस टी बराबर यू प्लस माइनस जी बाई टू टी माइनस 1। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन करना कैसे। क्वेश्चन करने के लिए पहले मुझे ये तो पता लगे कि इस पिंड को यहां से और यहां तक आने में कुल कितना समय लगेगा। अगर मुझे nवें सेकंड की बात करना है, भाई nवीं सेकंड कर सकती है 5वीं सेकंड, 6ठी सेकंड, 7वीं, 8वीं, पहले ये तो पता लगे कि इस पिंड को यहां से और यहां तक आने में लगने वाला कुल समय कितना लगेगा, यहाँ तक आने में कुल धरातल पर आने में कुल कितना समय लगेगा, यह तो पता चले। ठीक है, तो अब अपन को क्या निकालना है कि इस पिंड को यहाँ से यहाँ छोड़ने में कितना समय लगा, यहाँ तक बात कर आप कितना समय। तो अभी मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, ध्यान दो, S बराबर U प्लस माइनस S बराबर UT प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बताया था, इस फॉर्मूले का भी उपयोग में नहीं ले रहा हूं, आप समझो। अभी तो मेरे को ये पता लग जाए कि पिंड को यहाँ से और यहाँ तक आने में लगने वाला कुल समय कितना है, तभी तो मैं बताऊं कि यार nवां सेकंड कौन सा है। अब आपसे मैंने क्या कहता, जब किसी पिंड को छोड़ते हैं तो u का मान क्या लेते हैं बेटा, 0। तो जो मैंने बात बताई है वो सारी काम में आएंगी, सारी की सारी। जब किसी पिंड को छोड़ते हैं तो u का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर अगर u का मान 0 रखोगे तो u इंटू टी कितना जाएगा, 0। s मतलब कि विस्थापन, मतलब कि ये कितना है, 45 मीटर। तो 45 बराबर इसकी वैल्यू 0 क्योंकि u 0 है, प्लस अब ये बताओ कि g प्लस ले रहा है कि माइनस। पिंड कहाँ आ रहा है, पिंड आ रहा है सर नीचे। पिंड कहाँ आ रहा है सर, नीचे। और जब पिंड नीचे आता है तो g का मान लेते हैं धनात्मक, तो अपन ने लिखा धनात्मक हाफ। g की वैल्यू कितनी बताइए बेटा मैंने, 10। t समय हमको निकालना है। ठीक है, कितना बना, 2, ये बना 5। ठीक है, 2 5 10, 5 से ये 45 कितने बार घटेगा बेटा, 5 से ये कट गया 9 बार। ठीक है, तो टी स्क्वायर बराबर 9। तो अगर टी स्क्वायर बराबर 9 है तो बेटा टी की वैल्यू कितनी ले लूं, वैसे तो प्लस माइनस 3, तो मैं लेता हूँ 3 क्योंकि समय हमेशा धनात्मक होता है। तो t बराबर 3 सेकंड। इसका मतलब बेटा इस पिंड को यहाँ से यहाँ तक आने में लगने वाला समय कितना मिल गया, समय मिल गया 3 सेकंड। अब ध्यान देना, समय कितना मिल गया, 3 सेकंड। एक बार इसकी कार्यप्रणाली देखो, s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u छोड़ा इसलिए u की वैल्यू 0, हाफ g की वैल्यू 10, टी स्क्वायर हमें t निकालना है। s है 45, 2 5 10, 5 9 45, टी स्क्वायर बराबर 9, टी की वैल्यू 3। मतलब कि पिंड को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, अब आपको बात समझनी है, ये अभी हमारा आंसर नहीं है, अभी तो हमें ये पता लगा है कि कुल कितना समय लगा। अब ध्यान दीजिए क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल करना सिखा रहा हूं, तो मैं सारी बारीक बातें बता रहा हूं। देखो, मान लो पिंड को यहां से छोड़ा, यहां तक आने में 3 सेकंड लगा। देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, समझ लो ये वाला समय 1 सेकंड का है, ये 1 सेकंड में चली गई दूरी। अगली जैसे ही सेकंड शुरू होती है तो ये 2 वाले सेकंड के कार्य का समय है कि ये पूरी 2 सेकंड होगी। भाई अगली सेकंड nवीं सेकंड कौन सी है, ये ध्यान दो, 3 सेकंड। nवीं सेकंड कौन सी मिली, 3 सेकंड। मतलब कि इस 2 से और 3 तक में कितनी उसमें दूरी चली, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। जबकि ये टोटल कितना है, 45 है। ठीक है, तो इसको यहां से यहाँ तक आने में तो 45, ये टोटल तो 45 मीटर है और समय हमें लग रहा है 3 सेकंड। लेकिन इस अंतिम सेकंड में कितना चला, मतलब कि अब अंतिम सेकंड मिली कौन सी, तीसरी। क्योंकि यहाँ पर पिंड को छोड़ा 1 सेकंड पूरी हो गई, यहाँ 1 सेकंड पूरी हो गई, यहाँ 2 सेकंड पूरी हो गई, ये चल रही थी 2 के बाद तीसरी सेकंड, यहाँ 3 सेकंड पूरी हो गई। इसका मतलब जो अपन को nवीं सेकंड मिली वो कौन सी मिली, तीसरी सेकंड, कि तीसरी सेकंड में कितना चला। ठीक है, तो अब अपन के लिए जो t मिला अपन को 3 सेकंड,
अब अपन अपना फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये बोलो, एस टी बराबर यू प्लस माइनस जी बाई टू टी माइनस 1। तो एनवी सेकंड हमें कौन सी मिली, तीसरी। तो वो पूछ रहा है कि इस सेकंड में कितना चला, ठीक है। एस टी मतलब कि दूरी पूछ रहा है, एस टी रहेगी यू, पिंड तो छोड़ा है ना, तो यू की वैल्यू क्या होगी, 0। यू की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस इस दिशा में पिंड आ रहा है तो धरती की तरफ आ रहा है, तो जी का मान धनात्मक, तो 10/2 गुणा में 2, टी की वैल्यू कितनी होगी, 3 माइनस 1, क्योंकि तीसरे सेकंड में कितना चला, ठीक है। एनवा सेकंड मतलब कि तीसरा सेकंड, लास्ट वाला सेकंड। लास्ट वाला सेकंड कौन सा था, तीसरा सेकंड। तो उसने पूछा एनवे सेकंड में, तो उसने बोला अंतिम सेकंड में कितना चला, तो अंतिम सेकंड तीसरी सेकंड है। तो यहाँ आएगा 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 5, तो यहाँ मिलेगा 10/2 गुणा में 3 दूनी 6 माइनस 1 5, ठीक है। तो 2 से जाएगा 5, इसका आंसर मिलेगा 25 मीटर। इसका मतलब है कि ये वाली दूरी कितनी चलेगा, ये वाली दूरी मिली हमें 25 मीटर। तो लास्ट वाली सेकंड में 25 मीटर चला और बाकी बची कितनी, इन दोनों में मिला के कितना चला, 20, क्योंकि 20 ये 20 और 25 तो कितना हो गया, 45 हो गए, ठीक है। एक बार इस पर नजर मार लीजिए आप सभी, कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। एनवी सेकंड हमें 3 सेकंड मिल गई, ध्यान दो इसमें। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पिंड को या किसी बॉल को ऊपर फेंकता है, किसी पिंड को या बॉल को ऊपर फेंकता है, तो इस बॉल या पिंड को ऊपर जाने में अधिकतम ऊंचाई तक, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और वापस आने में लगने वाला कुल समय 8 सेकंड है। ध्यान दो, लगने वाला कुल समय 8 सेकंड है। कैसे, किसी पिंड को ऊपर तक जाने में, टॉप जहां तक ये मैक्सिमम जा सकता है वहां तक ऊपर तक जाने में और वापस नीचे आने में कुल समय 8 सेकंड लगता है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि इस पिंड को किस वेग से ऊपर की तरफ व्यक्ति ने फेंका है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो कि कोई व्यक्ति किसी बॉल को ऊपर फेंकता है तो ऊपर जाके और वापस आने में कुल समय 8 सेकंड लगता है। तो इस व्यक्ति ने इस बॉल को कितने वेग से ऊपर की तरफ फेंका। अब देखो, मैंने आपको जो रूल बताया था वह काम आएगा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जब कोई पिंड ऊपर पहुंचता और वापस नीचे आता है तो कुल लगने वाला समय आजाद होता है। कैसे, 4 सेकंड में तो ये भाई साहब बॉल पहुंचेगी ऊपर और 4 सेकंड में ही क्या आएगी, नीचे आएगी। तो 4 सेकंड में बॉल अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। अब एक बात बताओ, जब कोई बॉल अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच रही है, अधिकतम ऊंचाई तक, तो उसका अंतिम वेग मैंने क्या बताया है, मैंने क्या बताया था अंतिम वेग, मैंने बताया था कि जब कोई पिंड अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो उसका अंतिम वेग होता है 0। तो ध्यान दो, 0। यहां से बॉल फेंक रहा है, इसका मतलब कि आपने कोई ना कोई प्रारंभिक वेग दिया है, वो आपसे u पूछ रहा है, तो वो हो गया u। ध्यान दे भाई, u। अब ये बताओ g की वैल्यू, पिंड कहां जा रहा है, ऊपर, g कहां लगता है, नीचे। जब पिंड ऊपर जाता है तो g का मान क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो g का मान लोगे -10। ऊपर जाने तक लगने वाला समय 4 सेकंड है, तो ये कितना हो गया, 4 सेकंड, ठीक है। अब देखिए, आपको u निकालना है, कैसे निकालेगा, -u बराबर -40, माइनस से माइनस हटाइए तो u का मान मिल गया 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस पिंड को अगर आप 40 मीटर पर सेकंड से फेंकते हो तो 4 सेकंड में ये अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। तो हमें ट्रिक क्या लगाइए, ट्रिकोलॉजी नहीं है, बस कंसेप्ट है क्या, कि जब कोई पिंड अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता। एक बात बताओ, मैंने इस चौक को ऊपर फेंका, ये चौक यहीं से वापस क्यों आ गया और ऊपर क्यों नहीं गया,
ये यहीं से वापस ले आ गया क्योंकि इसका अंतिम वेग 0 हो गया इसलिए रिटर्न कर गया। अगर इसको और तेज फेंकते तो ये और ऊपर जाता, तो अंतिम वेग कहीं ना कहीं तो 0 होता, तो इसका अंतिम वेग 0 हो गया तभी तो ये ऊपर नहीं गया, तभी तो ये यहाँ से नीचे आ गया। तो अंतिम वेग 0 तब मान लेते हैं क्योंकि अब ये उससे ऊपर नहीं गया, क्योंकि ये इसकी अधिकतम ऊंचाई होती है। वहां हमने इसको 0 मान लिया। यू जी का क्या पता है, पिंड जा रहा है ऊपर, जी लग रहा है नीचे, तो जी का मान -10 × 4, टी कितना है ऐसा तक 4, यू की वैल्यू क्या मिलेगी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, एक क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अपने पेपर में आते हैं, जनरल साइंस में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि एक कार है, ठीक है, एक कार 36 किलोमीटर पर आवर से गति कर रही है और 10 सेकंड में यह अपनी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर कर लेती है। 36 किलोमीटर पर आवर गति से चल रही है और 10 सेकंड में यह अपनी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर कर लेती है। तो इस कार का त्वरण ज्ञात कीजिए, मतलब कि ए ज्ञात कीजिए। तो इसकी स्पीड जो थी, इसकी चाल थी 36 किलोमीटर पर आवर थी, अब 72 किलोमीटर पर आवर हो गई। आपसे क्या पूछ रहा है, त्वरण का मान पूछ रहा है। अब आप खुद बताओ त्वरण, तो त्वरण क्या होता है पहले पता होना चाहिए। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन। तो आप देखो परिवर्तन कितना है, 36 72, ठीक है। तो इसमें अगर परिवर्तन निकालूं मैं 72 से 36, तो कितना परिवर्तन हो गया, 36 दूनी 72 होता है। इसका मतलब कि इन दोनों के अंतर कितना है, 36। तो अपन देखो वेग में परिवर्तन, याद रखना, वेग में परिवर्तन देख रहे हैं, ये हमेशा रखना, त्वरण हमेशा वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन 72 - 36, ठीक है। तो कितना मिला अपन को वेग में परिवर्तन, तो 72 - 36 करूंगा तो मिलेगा 36 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना दे रखा है, 10 सेकंड। समय कितना है, 10 सेकंड। अब न्यूमेरिकल करने का पहला रूल, पहला नियम कहता है कि जो आपकी मात्रक होते हैं वो एक ही पद्धति में होनी चाहिए, या तो एमकेएस या सीजीएस। अब ये तो किलोमीटर पर आवर में, सेकंड में, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कभी नहीं करना। क्या नहीं करना, इसको भी मीटर पर सेकंड में ही लो। तो अब एक नियम बना लो, ठीक है। क्या नियम बनाओगे, जब भी आपको कोई स्पीड चाल किलोमीटर पर आवर में दे दे, किलोमीटर पर आवर में, जैसे ये आगे हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करने के लिए इसको 5/18 से गुणा कर दीजिए। ये 5/18 से गुणा क्यों करते हैं वो भी ध्यान दो, यहां बता रहा हूं। 36, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। 1 किलोमीटर में आएगा मीटर। 1 घंटे में, 1 आवर में कितने सेकंड, 1 घंटे में 3600। ध्यान दो, 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 2 18, कितना है 5/18। तो 36 गुणा 5/18, ठीक है। 36 गुणा 5/18, तो इसलिए अपन क्या कर देते हैं, सीधा 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। कितना मिला, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। ये मिल गया अपन को मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद 36 किलोमीटर पर आवर का आप क्या लिख सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड। तो इस फॉर्मूले में आ जाओ, ये मिल गया 10 मीटर पर सेकंड बटा में 10 सेकंड का भाग दे रहे हैं, तो 10 से 10 कितना आंसर मिल गया, 1 मीटर। ये सेकंड गुणा हो गया, क्या मिल गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमसे पूछ ही रहा है त्वरण। तो आंसर मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपकी गाड़ी ने क्या कर दी, त्वरण हो गया। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करने का तरीका देख लो, उल्टा भी सोच लो। अगर मान लो मैं आपको मीटर पर सेकंड दे दूं,
ठीक है, मीटर पर सेकंड। और मैं आपसे क्या चेंज कर रहा हूँ इसको किलोमीटर पर आवर में। तो आप इसको 10 गुणा 18/5 कर देना, तो आपका उल्टा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन को न्यूमेरिकल करने में हेल्प करती है। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको देख लीजिए, हटा रहा हूं मैं। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि किसी पिंड को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से, किसी पिंड को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, मतलब कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय ज्ञात। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। पिंड को कहां फेंका गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, लगने वाला समय पूछना है। अब जो जो बात बताई गई है वही, कैसे, जब पिंड अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगने वाला है, v बराबर u प्लस माइनस gt। 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका है, तो ये तो कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस की माइनस। बताओ, जब कोई पिंड ऊपर जाता है तो g क्या लेता है, ऋणात्मक, तो g की वैल्यू होगी ऋणात्मक 10, और t कितना अपने पास, t पूछ रहा है, तो यहाँ आएगा माइनस का 40, 0 के पास भेजोगे तो यहाँ है माइनस का 10t, t की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस पिंड को ऊपर तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, 4 मीटर पर सेकंड का समय लग जाएगा। कब, यदि मैं इस पिंड को 40 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, तो v बराबर u प्लस माइनस gt। अधिकतम ऊंचाई पर v क्या होगा, 0। अभी बात की थी कि अधिकतम ऊंचाई तक v 0 होता है, अंतिम वेग 0 होता है। u से रख 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर माइनस क्यों है, पिंड जा रहा है ऊपर, g लगता है नीचे, दोनों की दिशा विपरीत, g नेगेटिव, जी t पूछ रहा है, t की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकंड। t की वैल्यू क्या आ गई, 4। अगर गलती से t का मान ऋणात्मक मिल रहा हो आपको न्यूमेरिकल करते वक्त, तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं गलती करी, क्योंकि समय कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमने वो न्यूमेरिकल करे हैं जिनमें बच्चे अटकते हैं, बच्चों को रहता है कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये लेक्चर बनाया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जिसमें आती है जनरल साइंस, तो प्लीज आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक तो जरूर करें। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो डीप पढ़ाई करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।